चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में आपको पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट आपकी क्रॉप है वो है कॉटन। कॉटन से क्वेश्चंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो और कॉटन से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो भी नहीं सकता। इस लेक्चर में कॉटन से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जितने भी जो फाइबर क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप्स मतलब कॉटन को आप केस क्रॉप के रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉटन, शुगर कैन हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारी आपकी कैश क्रॉप के अंदर आती है, ठीक है। कॉटन को फाइबर क्रॉप कहते हैं क्योंकि हम इसको सीधा बेच के पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये जो वो तो कैश क्रॉप में हो गया, लेकिन फाइबर क्रॉप कहते हैं क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं उनको हम कपड़े बनाने के लिए या फिर और भी चीजें बनाने के लिए, जैसे रजाई वगैरह हो गया, उनके लिए सब में यूज करते हैं, जो आगे हम इंपॉर्टेंस के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूज के बारे में देखेंगे। ये कॉटन कैसा दिखता है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कॉटन की क्रॉप है, ठीक है। सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम की बात करता हूं तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है गोसिपियम स्पेसीज, क्योंकि इसकी 4 स्पेसीज है। आगे क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सी इंडियन है कौन सी बाहर की है। फैमिली इसकी पता ही है, मालवेसी फैमिली है। कल मैंने आपको जूट पढ़ाया था, नहीं सॉरी अगली लेक्चर में पढ़ाऊंगा जूट, तो उसमें भी आपकी फैमिली है वो मालवेसी है, क्योंकि उसकी भी फैमिली अभी न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी जो पहले हम बात कर लेते हैं फाइबर क्रॉप के अंदर। फाइबर क्रॉप यानी कि रेशे वाली जो हमारी क्रॉप्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी इसमें फाइबर क्रॉप्स के अंदर, जैसे आपकी कॉटन है, ठीक है, उसके बाद में आपका जूट है, मेस्टा है, ठीक है, और आपका सन हेम्प है, ठीक है, सन हेम्प है। ये सारी आपकी क्या है, फाइबर क्रॉप है। बेसिकली हम इस सेमेस्टर के अंदर कॉटन और जूट को पढ़ेंगे, ठीक है। कॉटन स्टार्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक नाम गोसिपियम स्पेसीज है, ठीक है। ओरिजिन है वो इसका भारत माना जाता है। अलग अलग स्पेसीज में बात करेंगे आगे। और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता हूँ कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो कॉटन को आपको पता है किंग ऑफ जो आपका अपेरल फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किंग ऑफ फाइबर्स हो गया, उसके बाद में सिल्वर फाइबर भी बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड के नाम से, सफेद सोना जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, और ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, पेपेवर सोमनिफर मफिम को, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भाई कि इसका क्या यूज है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे वस्त्र उद्योग मतलब कपड़े वगैरह बनते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है। एनिमल फीड में जो भी कॉटन के सीड केक होते हैं वो पशुओं को खिलाने के लिए हम यूज लेते हैं। ऑयल, जो कपास के बीज होते हैं उसको हम ऑयल के रूप में भी यूज लेते हैं। एक मैं बात करता हूँ कि कॉटन के अंदर कितना ऑयल परसेंटेज होता है, तो कॉटन के अंदर बेसिकली जो आपका नॉर्मल कॉटन होता है, जो मतलब नॉन बीटी कॉटन होता है, उसके अंदर 4% तक आपका ऑयल पाया जाता है। लेकिन बीटी के अंदर आपका जो ऑयल होता है वो लगभग, काफी ऐसी स्पेसीज है जहाँ 11 से 12 मतलब वेराइटी है, 11 से 12% तक भी आपको उसके अंदर ऑयल है वो देखने को मिलता है। फ्यूल के रूप में भी हम इसको यूज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो इनके साइंटिस्ट थे, सबसे पहले फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन इन इंडिया, वो कौन है, वो आपके डॉक्टर सीटी पटेल है। कौन है, डॉक्टर सीटी पटेल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया, बीटी कॉटन इन इंडिया, हाइब्रिड कॉटन का तो सीटी पटेल हो गया, वो आपका है सीडी माई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चाइना के अंदर पूरे वर्ल्ड का 25% प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में इंडिया के अंदर बात करते हैं 23%। फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे आपका इंडिया है। एरिया के अंदर इंडिया सबसे ज्यादा एरिया है, 40% एरिया इंडिया के अंदर कॉटन का है। उसके बाद यूएसए का है और चाइना का है, ठीक है। एरिया ज्यादा है, प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू चाइना। इट मीन्स कि हमारा प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा कम है। इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा आपका जो प्रोडक्शन है अब वो गुजरात के अंदर है, फिर आपका महाराष्ट्र के अंदर है। एरिया के हिसाब से बात करता हूं तो सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके एरिया गुजरात का है। प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं तो गुजरात और राजस्थान की प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है। बात करता हूँ स्टैटिकल कुछ डाटा है। तो टोटल कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया लगभग 5.66 मिलियन टन, ठीक है, या 34 मिलियन बेल्स कह सकते हैं आप। ये डाटा 2023 के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डाटा है। पॉलिनेशन एंड आपके जो
परागण और जो शरीर फिजियोलॉजिकल क्रिया है उनके बारे में बात करते हैं। कॉटन इज ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन आता है सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ठीक है। अब कॉटन है वो आपका C3 प्लांट है, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। और कॉटन में आपका हम बात करते हैं फोटोफ्यूरिज्म में, तो आपके ओरिजिनली कॉटन है वो कंसिडर्ड होता है शॉर्ट डे प्लांट में, क्योंकि ये एक आपका खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप की जो फसलें हैं वो किस में आती है, SDP के अंदर आती है, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन जो आपके मॉडर्न कॉटन कल्टीवर्स आर डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये चीज ध्यान रखना, डे न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर कॉटन को शामिल करते हैं दिवस प्रभावी के रूप में, ताकि उसमें सूर्य का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। दिन रात कितना भी छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार ये JRF के अंदर क्वेश्चन आया था फिजियोलॉजी के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था कि कॉटन आपका शॉर्ट डे प्लांट है या फिर डे न्यूट्रल प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, तो उसमें आपका जो आंसर कंसीडर किया था वो शॉर्ट डे प्लांट लिया है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपको किसको प्रेफर करना है, शॉर्ट डे प्लांट करना है, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं आपके कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ कॉटन। कॉटन के देखो बेसिकली तो आपकी कंसिस्टेंट ऑफ मोर देन 50 स्पीसीज है, लेकिन आउट ऑफ विच 4 स्पीसीज आर कल्टीवेटेड, 50 में से 4 ऐसी स्पीसीज है वो आपकी क्या है, कल्टीवेटेड होती है, जिसकी हम खेती करते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या फिर एशियाटिक कॉटन की बात करता हूं, तो वो है गोसिपियम आर्मेरियम और गोसिपियम आपके हर्बेसियम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्री कॉटन, मतलब बहुत बड़ा प्लांट होता है, एशियन कॉटन के नाम से, देसी कॉटन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ आपके हर्बेशियम की, तो ये आपका लिवेंट कॉटन होता है और शॉर्ट स्टेपल कॉटन होता है। न्यू वर्ल्ड कॉटन की बात करता हूँ तो आपके गोसिपियम रिसुटम जो अमेरिकन कॉटन है और अपलैंड कॉटन माना जाता है, ठीक है। और भारत में लगभग 90% तक इसको उगाया जाता है, उत्पादन होता है। और गोसिपियम बारबेडेंसिस की बात करता हूँ तो इजिप्टियन कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सी आइलैंड कॉटन के बारे में और पीमा कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ से क्वेश्चन आपको याद कैसे रखना है, अरहर इंडियन कॉटन, अर हर, अरहर सर कैसे, अर का मतलब होता है आर्बोरियम और हर का मतलब होता है जो आपका हिर्बेशियम, ठीक है, हर्बेशियम। और जो वर्ल्ड वाला है उसको आपको याद रखना है इब्बा, किसके नाम से, इब्बा, 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 बार का है इब्बा, ठीक है, बार का है इब्बा, मतलब इंडियन है अरहर, ठीक है। तो ये दो ट्रिक है, इनकी काफी लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं, तो कंफ्यूजन में काफी लोग क्यों, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होती ही है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अरहर याद रख लो, भारतीय कॉटन याद आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, बाकी स्पीसीज के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, अर मतलब आपका वेरियम हो गया, हिरशूटम हो गया, ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका हिरशूटम है, ठीक है, और ये आपका हर्बेसियम है। ये हर्बेसियम और हिरशूटम ऑप्शन में क्या आता है आपको पता है, ऑप्शन आपको देगा, एक तो देगा अर्बेरियम और हिरशूटम, एक देगा अर्बेरियम प्लस आपका हिरशूटम, ठीक है, सॉरी हर्बेसियम और हिरशूटम अलग अलग देगा। तो हिब्बा मैंने बोला, हिब्बा का कौन सा, ही HI, तो HI दिखते, हिरशूटम वो बार का है, ठीक है। तो याद रखना हर से कंफ्यूज मत होना, ओके। चलो आगे बात करते हैं अगले में, तो वो आते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट है अबाउट इंडियन कॉटन के बारे में बात करता हूं, तो मैं, इंडिया इज द ओनली कंट्री in the world where all 4 cultivated species of cotton and hybrid are grown commercially, मतलब इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री है जहां पे चारों स्पीसीज उगाई जाती है, वो भी कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 90% कंट्रीब्यूशन है वो आपका किसका है, हिरशूटम का है, 5% है वो आपका हर्बेशियम का है, 3% है वो आपका अर्बेरियम का है, और 1% से भी कम आपका बारबेडेंसिस का है। आई बात समझ में, जो आपके इंडियन कॉटन है ये आपका क्या है मेरे भाई, इंडियन कॉटन है, इंडियन कॉटन, ठीक है। इनका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 8%। आई बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन बेसिलस थुरनजेसिस जीन की वजह से, ओके। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का जो आपका एरिया क्षेत्रफल की बात करता हूं तो लगभग आपका 12.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया है इसका, और एरिया अंडर बीटी कॉटन 96% 2022-23, और हाईएस्ट बीटी कॉटन का एरिया है वो आपका याद रखना
कहाँ पे मेरे भाई, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन स्पीसीज के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा हिरसुटम, ठीक है। दूसरे दूसरे नंबर पे आता है आपका वारमेंडिसिस, तीसरे पे आता है आपका आर्बोरियम, और फोर्थ पे आता है वो आपका कौन सा आता है, हर्बेसियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंडियन कॉटन है, ठीक है। हाँ, ओरिजिन इसका अफ्रीका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ये इंडियन कॉटन की कैटेगरी, देसी कॉटन के उसमें शामिल होता है। और ये आपका आर्बोरियम तो पता ही है, देसी कॉटन के नाम से जानते हैं। हिरसुटम की बात करता हूँ तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल 2n 4x बराबर 52 होते हैं। और इसमें बारमेंडिसिस के अंदर भी 52 होते हैं। जो आपके इंडियन कॉटन मैंने अभी आपको बताया 26, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 2x बराबर, ठीक है। x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, टेट्राप्लॉइड होता है। क्या होता है, टेट्राप्लॉइड, ठीक है, टेट्राप्लॉइड। चलो अब हम बात करते हैं इसकी जो लेंथ कितनी होती है, आपका जो फाइबर होता है उसकी लेंथ, ठीक है। यहाँ लिख लो रेशों की लेंथ, रेशों की लंबाई कितनी होती है, रेशों की लंबाई 22 से 36 सेंटीमीटर होती है आपकी हिरसुटम की, 28 से 42 मिलीमीटर होती मिलीमीटर है सॉरी, और वो आपकी होती है बारमेंडिसिस, 20 से 25 मिलीमीटर है वो आर्बोरियम की, और 18 से 25 है वो आपकी हर्बेसियम, ठीक है। आई चीज समझ में। यहाँ हम बात करते हैं आपके हिरसुटम है वो अपलैंड कॉटन है, मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज है, 90% ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन है। और बारमेंडिसिस की बात करें तो सी आइसलैंड कॉटन है, जो अभी हमने बात करा, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल फाइबर इसका होता है, ठीक है। और कंसिडर्ड एज ए प्रीमियम कॉटन के नाम से भी इसको जानते हैं, प्रीमियम कॉटन के रूप में इसको प्रेफर करते हैं। अब आते हैं हम जलवायु के ऊपर। सर जलवायु कैसा होना चाहिए इसका, कॉटन के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो सुटेबल होता है। वार्म और ह्यूमिड एंड सनी क्लाइमेट की कॉटन को जरूरत होती है। सनी क्लाइमेट नहीं होगा तो कॉटन के ऊपर है ना सबसे ज्यादा पेस्ट और डिजीज का अटैक होता है। ये चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किस क्रॉप पे पेस्ट और डिजीज का अटैक होता है तो वो आपका कॉटन ही है। इसलिए सनी क्लाइमेट अगर नहीं होगा तो प्रॉपरली उसके पोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, पोड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको प्रोडक्शन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो जर्मिनेशन मिनिमम 16% है। वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करता हूं तो आपके 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेडेड है। फ्रूटिंग स्टेज की बात करता हूं तो 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेडेड है विथ कूल नाइट्स। उसके बाद में रिक्वायर्ड आपका फ्रोस्ट फ्री पीरियड की बात करता हूं तो 180 से 200 डे फॉर इमरजेंस, ठीक है। सॉइल रिक्वायर की बात करता हूं तो कॉटन इज ए डीप रूटेड क्रॉप्स। याद रखना कॉटन की जो जड़ें होती है वो डीप होती है, लगभग 2 से 2.5 मीटर तक कॉटन की जड़ें हैं वो लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद में डीप सॉइल्स आर आइडियल फॉर बेटर रूट डेवलपमेंट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टिसोल ऑर्डर का ब्लैक सॉइल। याद रखना बेस्ट सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, क्योंकि उसके क्ले टेक्सचर की वजह से, ठीक है। सॉइल में आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से सबसे जो सुटेबल क्रॉप के लिए, कॉटन क्रॉप के लिए सॉइल माना जाता है वो आपका ब्लैक सॉइल होता है। आंख मूंद के भी अगर ये क्वेश्चंस आपको पूछे तो आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं पीएच टॉलरेंस के बारे में, 5.5 से 8.5। ग्रोइंग रीजन एंड सोविंग टाइम की मैं बात करता हूं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सोविंग होती है वो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में होती है। सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसकी सोविंग जून और जुलाई में होती है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में इसकी अगस्त और सितंबर के बीच में वही होती है। बेसिकली आपको पता है कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप, ओके। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, वो आपका है सोविंग डिटेल्स की बात करते हैं कि भाई कितना स्पेसिंग वो आपका रोड टू प्लांट के बीच में होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन है वो एक हेक्टर के अंदर होना चाहिए, कितना सीड रेट है वो बात करते हैं। तो आपका अर्बोरियम और जो हर्बेशियम है, ठीक है, उनका आपका सीड रेट है मेरे भाई 8 से 12 केजी पर हेक्टर लेते हैं। और 60 गुना 15 सेंटीमीटर का क्या होता है बीच में डिस्टेंस होता है, यानी कि ये आपका यहाँ जो होता है, ठीक है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो दूरी होती है, ये यहाँ प्लांट लगा है, यहाँ प्लांट, ठीक है, ये अलग ऐसे कर लो भाई, जैसे भी चौकड़ी आपको बनानी है। रो टू रो की दूरी होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। ये रो है एक आपका, ये रो है, ऐसे 60 सेंटीमीटर होती है। फिर 60 सेंटीमीटर बाद में ये आपका 15 सेंटीमीटर बाद में क्या लग जाते हैं, इसके प्लांट लग जाते हैं,
ठीक है। ये तो है आपका अर्बोरियम और जो आपका हर्बेशियम है उसके बारे में। अमेरिकन कॉटन की बात करते हैं तो 12 से 15 केजी इसका क्या होता है, सीड होता है, 60 गुणा 30 सेंटीमीटर, और लगभग आपके 55,600 प्लांट पर हेक्टर लगते हैं। इंडियन कॉटन जो आपके अर्बेरियम और हर्बेशियम की बात करता हूँ, 1,11,000 प्लांट है वो 1 हेक्टर में लगते हैं। हाइब्रिड कॉटन 2 से 4 केजी पर हेक्टर सीड, और 92 100 मल्टीप्लाई 45 टू 60 सेंटीमीटर का 8 गुना फीट डिस्टेंस होता है, और लगभग आपका 16,000 प्लांट पर हेक्टर लगते हैं। आई बात समझ। अब जिसको हम यूज करते हैं बेसिलस तुरंजिएसिस कॉटन, 1.5 से 2 केजी इसका क्या होता है मेरे भाई, सीड रेट होता है। 1 गुना 1 मीटर का इसके बीच में डिस्टेंस रखा जाता है, और 10,000 प्लांट है वो आपके 1 हेक्टर के अंदर लगते हैं। ये चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है। आई बात समझ में। आगे बात करता हूं मैं आपके अदर पॉइंट्स में, तो ऑप्टिमम सोविंग डिप्थ है 4 से 6 सेंटीमीटर है। ऑप्टिमम सीड रेट है देसी कॉटन की 10 से 18 केजी पर हेक्टर है। ऑप्टिमम सीड रेट अमेरिकन कॉटन की वो आपकी 18 से 20 केजी पर हेक्टर है। आई बात समझ में। चलो आगे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले वैरायटीज के बारे में देखते हैं। शूटम की जो वैरायटी है वो गंगानगर अगेती है, बीकानेरी नरमा है, ठीक है, महालक्ष्मी है, MCU 5 जो आपके लॉन्गेस्ट फाइबर के रूप में जानी जाती है, ये MCU 5 की वैरायटी का नाम पूछा भी जाता है। उसके बाद में सूरज हो गया, उसके बाद में आपका सुमंगला हो गया, बन्नी हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्बोरियम की बात करते हैं तो लोहित है, शामली है, ठीक है, रनार है, और आपका जो है धनवंतरी है, ठीक है। उसके बाद में हर्बेशियम की बात करता हूं तो दिग्विजय है, और उसके बाद में आपका जयदर है, ठीक है। बारबेंडेसिस की बात करता हूं तो सुजाता है, और आपका सुविन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुजाता, फर्स्ट इजिप्टियन कॉटन वैरायटी इन इंडिया, और उसके बाद में बात करते हैं स्वाइन हाइब्रिड ऑफ सुजाता, और ST जो आपका विंसेंट है उसका, ओनली गोसिपियम बारबेंडेसिस वैरायटी अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया। ओके चलो आगे हाइब्रिड कॉटन की वैरायटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड की बात करते हैं, वो आपकी H4 और H6 है, फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक जो हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद में HC हो गया, उसके बाद में आपका धनलक्ष्मी हो गया, सविता हो गया, सूर्या हो गया, ये इंट्रा स्पेसिफिक जो आपकी कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी है, याद रखना। और उसके बाद में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी की बात करता हूं तो आपका वारा लक्ष्मी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी है, याद रखना, ठीक है। HB224 और DHC32। उसके बाद में हाइब्रिड देसी कॉटन की वैरायटी आपका DH7 DH9 है, फर्स्ट डिप्लॉयड हाइब्रिड ऑफ कॉटन इन इंडिया। उसके बाद म्यूटेंट वैरायटी की बात करता हूं तो MCU7 MCU10 MCU5 और रश्मि, ठीक है। कलर्ड आपके कॉटन की वैरायटी की बात करता हूं तो JCC फर्स्ट कलर्ड कॉटन वैरायटी रिलीज्ड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में मरु विकास की बात करता हूं तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ अमेरिकन कॉटन इन राजस्थान, मरु विकास के नाम से भी पता चल गया होगा, ठीक है। अदर वैरायटी की बात करता हूं तो सुरभि हो गया, अजनी हो गया, अंकुर हो गया, ठीक है। और H आपका 777 हो गया, RCH 650 हो गया, DHH 11 हो गया। सर स्क्वायर कॉटन क्या होता है, कपास में स्क्वायर कॉटन की बात करता हूं तो प्रजनन की अवस्था में कपास के पौधों में सबसे पहले दिखाई देने वाली मध्य फूल की कली होती है, वो आपकी कैसी होती है, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर कॉटन का मतलब होता है, देखो जहां आपका फ्लावर बनता है, ठीक है, फ्लावर जैसे आपका बनेगा, ये बोल रहा है प्रजनन अवस्था में कपास के पौधे पर सबसे पहले दिखाई देने वाली मध्य फूल कली, जैसे ये ऐसे, ठीक है, ये स्क्वायर टाइप के आपको दिखाई देगी इसके यहाँ, और यहाँ से आपका वो बॉल का धीरे 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 करके फॉर्मेशन होगा, तो ये साइड से हट जाएगी, ठीक है, और यहाँ से आपका पूरा पूरा बॉल बन जाएगा। आई बात समझ में। आफ्टर फ्लोइंग द स्क्वायर डेवलप इनटू ए फ्रूट इज कॉल्ड बॉल। ओके द एवरेज वेट ऑफ कॉटन बॉल 4 to 5 ग्राम, एक आपके जो कॉटन बॉल होती है उसका एवरेज वेट होता है वो 4 से 5 ग्राम होता है। ओके नाउ
बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रांचेज इन कॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांच के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सर मोनोपोडियल ब्रांच क्या होता है। पौधे के निचले भाग की 1/3 जो ऊंचाई तक की जो ब्रांचेज होती है वो मोनोपोडियल होती है, और मुख्य तने व मोनोपोडियल शाखाओं से जुड़ी होती है वो आपकी सिम्पोडियल ब्रांचेज होती है। मुख्य तने और मोनोपोडियल शाखाओं से जो जुड़ी होती है वो आपकी सिम्पोडियल ब्रांचेज होती है। इसका जो फंक्शन होता है जो आपकी मोनोपोडियल का, वो शाखीय फूल नहीं लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात करता हूँ, देखो जो नीचे की आप देख रहे हो कॉटन में, ये ठीक है, ये बड़ी बड़ी जाति, इसके ऊपर जो लगती है वो आपकी सिम्पोडियल है। ये जो मैन नीचे की ये 1/3 पार्ट थी, जैसे 3 मीटर का आपका कॉटन है, ठीक है, तो 1 मीटर तक जो हाइट में ब्रांचेस लगती है वो मोनोपोडियल है। सीधी बढ़ती प्रतीत होती है, लेकिन ये रुक रुक कर वृद्धि करती है सिम्पोडियल, ठीक है। एनपीके की डोज कितनी देनी चाहिए? 120 केजी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, 60 केजी P2O5 की जरूरत है, और 60 केजी आपको K2O पर हेक्टर की जरूरत है। इंटर डोज ऑफ फास्फोरस P2O5 शुड बी अप्लाइड एज बेसल एट और बिफोर सोविंग। ये याद रखना, मतलब फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई से पहले या बुआई के समय दे देनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्या होता है, इसकी रूट्स है वो डेवलप्ड होने लग जाते हैं। आपको पता है डीप रूटेड क्रॉप है, डीप रूटेड क्रॉप है तो फास्फोरस की मात्रा पूरी पूरी आपको पहले दे देनी चाहिए, ताकि उसकी जो रूट्स है वो इजीली डेवलप्ड हो सके। ओके, उसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन कैन बी अप्लाइड टू टॉप ड्रेसिंग अप टू फर्स्ट फ्लावरिंग स्टेज। नाइट्रोजन को पहली फूल अवस्था में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सारी नाइट्रोजन पहले नहीं देनी है, कुछ नाइट्रोजन आपको पहले दे देनी है, उसके बाद में जो फूल वाली अवस्था आती है उसमें दे देनी चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो 600 से 800 मिलीमीटर या फिर रेंज कह सकते हैं आपको। ये क्वेश्चंस आपको आई थिंक 12th के अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 700 से 1100 मतलब 70 से लगाकर आपका 110 सेंटीमीटर के बीच में आपको यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट में कॉटन में जरूरत होती है। इंडिया के अंदर बात करूं तो 67% एरिया है वो रेनफेड है, और 33% जो एरिया है कॉटन का वो आपका इरिगेटेड है, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज की बात करता हूं तो फ्लावरिंग और बॉल डेवलपमेंट होता है, वो आपका क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। उसके बाद में हर्बिसाइड टॉलरेंट की बात करता हूं, शाकना से सहनशील कपास के तो राउंडेड, जिसमें आप राउंड अप रेडी आरआर कॉटन की बात करते हो तो ग्लाइफोसेट एप्लीकेशन इज दी परमिटेड ओनली ड्यूरिंग आपकी वेजिटेटिव फेज, ठीक है। याद रखना, बहुत लो अमाउंट में यूज दिया जाता है। राउंड अप रेडी फ्लैक्स कॉटन, ग्लाइफोसेट कैन बी अप्लाइड ड्यूरिंग वेजिटेटिव एज वेल रिप्रोडक्टिव फेज, बहुत लो अमाउंट में, ठीक है। ज्यादा लेते ही पूरा कारनामा खत्म कर देगा वहां से। उसके बाद में ग्लूफोसिनाइड साइनाइड की बात करता हूं तो ट्रेडनेव है जिसका आपका ग्रेटी है, ठीक है। लिबर्टी लिंक कॉटन इज टॉलरेंट टू जो आपका ग्लूफोसाइनाइड एम, ठीक है। उसके बाद में कॉटन is the highly sensitive to 2,4-D. 2,4-D application causes the finger like और clave saps। ये क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है, कि भाई कॉटन के अंदर जो आपके फिंगर लाइक और ये जो आपका कह सकते हैं ना इसको लाइक क्या बोलते हैं ना, पंजे की तरह जो आकृति बन जाती है, वो कौन सा हर्बिसाइड यूज करने में, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1 मिनट में आप लोगों को बता दूं, आई थिंक आरपीएससी एओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर, होप्सो की उसमें क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन याद रख लेना कि पंजे की जैसी आकृति हो जाती है कॉटन की, ठीक है, जो उसकी लीप्स होती है उसकी, तो ये याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं 2,4-D आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। जीन हो गया TFDA इज आइसोलेटेड फॉर दी जो आपका एली जीन्स यूरो जो आपका यूट्रोफस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में चलो आगे चलते हैं। डन है ना यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉटन फाइबर के बारे में बात करता हूं तो कॉटन फाइबर ग्रो इन बॉल विच आर दी प्रोटेक्टिव, ठीक है, कैप्सूलस अराउंड कॉटन सीड्स। उसके बाद में बात करते हैं
On maturity, the ball opens and release fiber for harvesting. पकड़ने पर डोडा फट जाता है और रेशा बाहर निकलता है। मैच्योरिटी की टाइम में बात करता हूँ, अगर पूरा मैच्योर होता है आप उसको पकड़ोगे तो डोडा वो फट के पूरे वो रेशे बाहर निकलने लग जाएंगे। कॉटन फाइबर एंड mainly made of cellulose, 94% उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। लिंट व फज दोनों एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, यूनिसेलुलर। लिंट फज फाइबर्स आर यूनिसेलुलर एंड आउटर ग्रोथ भी आपका एपिडर्मल सेल्स ऑफ सीड कोट, ठीक है। रेशों की बात करते हैं तो सबसे पहले फज क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फज क्या होता है, लिंट क्या होता है। फज का मतलब होता है छोटा फाइबर, ठीक है, फज छोटा फाइबर होता है, महीन रेशा होता है और अलग करना उसको कठिन होता है। लिंट का मतलब होता है लंबा, मजबूत और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रेशा होता है। जिनिंग परसेंटेज की बात करते हैं, जिनिंग परसेंटेज का मतलब होता है कपास का जो आपका बीज होता है उनको रेशों से अलग करने की प्रक्रिया है, वो जिनिंग कहलाता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि खेत के अंदर जो कॉटन उगाते हैं उसको बेचने के लिए जाते हो कि लैब कितना निकलता है, वही आपका जिनिंग परसेंटेज है। कॉटन सीड की मैं बेसिकली बात करता हूं तो आपका जो कॉटन सीड है वो 2 और लिंट है वो 1। कहने का मतलब क्या है, जो आपका जिनिंग परसेंटेज निकाला जाता है वो आपके कितने उसके अंदर फाइबर है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है आपका प्राइस, ठीक है। अब जो कॉटन सीड है वो लगभग आपका निकलता है 66%, ठीक है, लेकिन जो आपका लिंट है मतलब उसमें जो फाइबर निकलते हैं जिसको आप लेब बोलते हो, बेसिकली 33% से 37 तक भी देखने को मिलता है, कभी कभार 40 भी मिलता है। अगर हाई क्वालिटी रेशे वाली क्रॉप होती है बीटी कॉटन में तो 40 तक भी देखने को मिलता है। सर ये कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूले की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो वेट ऑफ लिंट, मतलब आपके लिंट का क्या वेट है, वेट ऑफ लिंट, ठीक है, अपॉन आपका वेट लिया जाता है ऑफ सीड कॉटन, सीड कॉटन, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब देखो एक हम सॉल्व कर दे इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कॉटन सीड क्या होता है। सीड कॉटन और कॉटन सीड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉटन सीड का मतलब होता है ओनली सीड विदाउट लिड फज। मतलब क्या है भाई, कॉटन सीड, अभी हमने यहाँ क्या बात किया है, कॉटन सीड ना कि सीड कॉटन। कॉटन सीड का मतलब होता है आप जिसके ऊपर जो रेशा है उसको साइड कर लोगे, जिनिंग करने के बाद में कॉटन सीड बन जाता है। और सीड कॉटन का मतलब होता है जब उसके ऊपर रेशे होते हैं, ठीक है, लिंट जिसके ऊपर होता है वो आपका सीड कॉटन होता है, ठीक है, याद रखना। कॉटन सीड का मतलब रेशे नहीं होते हैं, ठीक है, और सीड कॉटन में रेशे होते हैं। ओके चलो, विदाउट लिड फज ये हो गया। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपका एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फार्मर्स को उसकी जिनिंग परसेंटेज निकालना है तो उसके पास में ध्यान रखना सीड कॉटन रेशे होते 60 ग्राम है और कॉटन सीड है वो कितना है मेरे भाई 40 ग्राम है। अब सॉल्यूशन कैसे निकलता है, समझो मेरी बात को, यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बोला है, सीड कॉटन बोला है। सीड कॉटन मतलब क्या, सीड कॉटन में रेशे होते हैं तो 60 ये हो गया। अब पहले कॉटन सीड में से आपको निकालने रेशों को अलग करना है तो क्या करोगे, 60 माइनस आपको 40 करना है तो इसका कितना आएगा, ये जो आपका सीड कॉटन आएगा वो कितना आएगा, कॉटन सीड कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका टोटल वेट कितना, अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा है, सीड वेट ऑफ लिंट, वेट ऑफ लिंट, लिंट का वेट आ गया ये, ठीक है। उसके बाद में अगला बोला था वेट ऑफ सीड कॉटन, सीड कॉटन का जो आपका वेट कितना है वो करना है तो 20/60 मल्टीप्लाई 100 ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे निकालोगे, आई थिंक 33.33% कुछ ऐसा निकल के आएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़े न्यूमेरिकल्स कभी कभार पूछा नहीं जाता है बट कॉम्पिटेटिव में ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं जिनिंग परसेंटेज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज।
तो सबसे पहले बात करता हूँ साइंटिफिक नेम और जीनिंग परसेंटेज के बारे में, अपलैंड कॉटन के बारे में। तो जो आपके गोसिपियम हिरसुटम है उसमें 33 से 38% जीनिंग परसेंटेज होता है। इजिप्टियन कॉटन के अंदर बारबेंडेसिस की बात करता हूँ 28 से 30% जीनिंग परसेंटेज पाया जाता है। देसी कॉटन की बात करता हूँ अर्मेरियम और जो आपके मेशियम है उसके अंदर आपका जीनिंग है वो 46 से 42% तक पाया जाता है। ठीक है, ये चीज है वो बच्चों आपको याद रखना है। जीनिंग परसेंटेज नॉर्मली मैंने बताया था 2:1 होता है। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 33 से 40% तक होता है। हम खेत से जो कॉटन लेके जाते हैं, आपको पता है जिसका 40-42 तक लेब निकलता है उसका आपका प्राइस है वो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि पूरा फाइबर पे मिलता है। उसके बाद में बात करता हूं आपके लिंट इंडेक्स पे। तो लिंट इंडेक्स वेट ऑफ लिंट ऑब्टेन फ्रॉम 100 सीड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है लिंट इंडेक्स का? सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स आपके 100 सीड्स का लिया जाता है। ठीक है, और जीनिंग परसेंटेज कितना है? ठीक है, जैसे मान लो कॉटन का आपका क्या है, मतलब सीड इंडेक्स है वो 20 है। ठीक है, एक सपोज दैट मान लो, और जीनिंग परसेंटेज जो आपका निकला है वो आया था 40। ठीक है, उसके बाद में 100 माइनस जीनिंग परसेंटेज। ठीक है, 100 माइनस कर दो आपका जीनिंग परसेंटेज, ये आपका 40 कर दिया इसको। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया आपका 60 ये हो गया और 20 मल्टीप्लाई 40 हो गया। ठीक है, अब ये इससे निकल गया। ठीक है, अब इसको करोगे आपका तो 80 हो गया। 80 को 6 से डिवाइड कर लो, अब कितना आएगा? 6 एक छंग छंग पीछे कितने बच गए? 2 और 6 तिरी 18। ठीक है, 13 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो देख लेना 13.13 कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, ये हो गया जीनिंग परसेंटेज बराबर लिंट परसेंटेज। ठीक है, सीड इंडेक्स इज जो आपका वेट ऑफ 100 सीड, याद रखना। टेस्ट वेट पहले भी बताया था 1000 सीड्स का होता है, लिख देता हूं यहाँ पे। और सीड इंडेक्स होता है आपका, सीड इंडेक्स होता है वो आपका 100 सीड्स का। ओके, नाउ डीलेंटिंग क्या होता है? डीलेंटिंग का मतलब होता है जिनिंग के बाद बीज पर बचे लिंट फज हटाने की प्रक्रिया को डीलेंटिंग कहते हैं। जैसे खेत के अंदर हमें कॉटन लगाना है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जैसे कॉटन शीड है, ठीक है, अब इसके ऊपर छोटे 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 ये धागे कभी कभार प्रेजेंट रहते हैं। अब इसको साफ बीज बनाना है, तो इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है मेरे भाई? डीलिंटिंग कहलाता है। ठीक है, डीलिंटिंग की विधियों की बात करता हूँ, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड्स यूज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में रबिंग सीड्स विथ मड और अर्थ प्लस काउ डंग मिक्सचर, मिट्टी और मिट्टी के गोबर को, अब इसमें क्या करता है, मिट्टी के साथ में गोबर से ऐसे सीड बीजों को रगड़ोगे तो वो साथ में उतर जाएगा। ठीक है, अब केमिकल की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं 100 ml पर केजी सीड के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, और उसको लेके रखोगे, उसके अंदर डाल दोगे, थोड़े टाइम बाद में वो पूरा साफ हो जाएगा। फर्स्ट गेट्स बर्न सीड वॉश्ड विथ फ्रेश वाटर, उसके बाद में आपको फ्रेश वाटर से बीजों को धो लेना है। देन वॉश सीड लाइम वाटर, उसके बाद में आपको चूने वाले पानी से धो लेना है, अगेन विथ फ्रेश वाटर, फिर आपको फ्रेश वाटर से धो लेना है ताकि एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद में फाइनली सीड आर शेड ड्राइड, उसके बाद में आपको बीजों को सुखा देना है और खेत के अंदर आप लोग उन्हें लगाने के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, लाभ क्या है? इजी सीड ग्रेडिंग हो जाती है, किलिंग जो आपकी फर्मेंटिंग होती है, इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन, जो भी उसके ऊपर पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद में इजी सोविंग, सोविंग के लिए इजी होता है, फास्ट एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन। आपको पता है कॉटन के लिए सबसे कम जर्मिनेशन 65% होता है। अगर ऐसे भी गड़बड़ आप करोगे तो 50% कॉटन उगेगा नहीं, तो दिक्कत आ जाएगी। तो याद रखना आपको 65% जर्मिनेशन अगर लेना है तो ये सब चीजें पहले डीलेंटिंग वगैरह पूरी प्रोसेस है वो करनी होगी। एक क्वेश्चन कॉटन से पूछा जाता है अल्ट्रा नैरो रो के बारे में कि यूएनआर इन कॉटन क्या है। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड में चलने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अल्ट्रा नैरो रो प्रणाली का मतलब होता है कि यूएनआर कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से डेवलप हुआ था। कहां से हुआ था? यूएसए से। यहाँ रो स्पेसिंग है 40 सेंटीमीटर से कम होती है। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस टाइम ऑफ मैच्योरिटी, रिड्यूस टाइम टू मैच्योरिटी। ठीक है, उसके बाद में फेवर बोल्स पर प्लांट नीडेड फॉर दी ट्रेबल इल्ड। ठीक है, उसके बाद में प्लांट पॉपुलेशन 2,77,000 प्लांट पर हेक्टर, स्पेसिंग
19 गुणा 19 सेंटीमीटर है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अर्ली फ्रूटिंग 12 से 15 डे अर्लियर, ठीक है। उसके बाद में आपका ग्रोथ कंट्रोल हो जाता। लिमिटेशन यही है कि ये इस प्रणाली सबसे ज्यादा जो मैकेनिकल पिकिंग ड्यू टू आपकी क्लोज स्पेसिंग की वजह से, ठीक है, मतलब उसको चुनने के लिए जो कॉटन बाहर निकालते हैं वो दिक्कतें आती है। टॉपिंग और डिपिंग की बात करता हूं तो कटिंग दी टॉप ऑफ कॉटन प्लांट इंप्रूव यील्ड और क्वालिटी इज कॉटन टॉपिंग या डिपिंग। इट्स इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड्स ऑफ मेन स्टेम, मतलब मेन स्टेम से जो आपको टर्मिनल्स बड, ये आप क्या करते हैं ना कि ऊपर जाने वाली जो बड्स है या काट देते हो ताकि उसकी साइड ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो। अगर साइड ग्रोथ ज्यादा होगी तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके ज्यादा फ्लावरिंग होगा तो आपको प्रोडक्शन है, बॉल फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा और हाइट थोड़ी रिड्यूस होता है, वरना तो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, तो इसका वो आपको ज्यादा प्रोडक्शन है वो नहीं मिलेगा। टाइम है वो आपका 80 to 85 डे आफ्टर सोविंग। और व्हेन प्लांट हाइट रीचेस 1 से 1.2 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉटन, ठीक है। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें आपका लीफ रेडेनिंग्स है, रेड लीफ डिजीज बोलते हो, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से रेड लीव्स जो ओल्डर लीव्स पेस्ट होती है, ठीक है, मेजरली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, ठीक है। उसके बाद में फारा विल्ट क्या होता है, सडन विल्टिंग ड्यू टू सॉइल मॉइस्चर फ्लक्चुएशंस। अगर सॉइल के अंदर नमी की मात्रा ऊपर नीचे होगी, ठीक है, फ्लक्चुएशंस, तो आपको ये फारा विल्ट देखने को मिलेगा। क्रिंकल लीफ का मतलब होता है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से वो आपका होता है, बेसिकली आपकी महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल के अंदर क्रिंकल लीफ है वो देखने को मिला है। लिटिल लीफ मतलब पत्तियां छोटी रह जाती, नैरो लीफ जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें ZnSO4 लगभग 25 kg पर हेक्टर है वो देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, बेड बॉल ओपनिंग, ठीक है, प्रीमेच्योर एंड डिफेक्टिव बॉल ओपनिंग caused by early sowing। उसके बाद में आपका नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, अल्कलाइन सॉइल एंड हाई जो आपका टेम्परेचर ड्यूरिंग बॉल फॉर्मेशन, ठीक है। चलो उसके बाद में फाइबर क्वालिटी की बात करता हूं, इकोनॉमिकली फाइबर लेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉलोड बाय फाइबर फिटनेस, ठीक है। जो आपके फाइबर की फाइनेंस है, ठीक है, कि कितना फाइन फाइबर है उसकी और कितनी उसकी लेंथ है, वो इसका मेन कैरेक्टर है। उसके बाद में फाइबर लेंथ इन कॉटन की बात करता हूं तो मेजर्ड ऑन जो आपका फाइब्रोग्राफी है उसके अंदर कॉटन की जो लंबाई है वो मापी जाती है। शॉर्ट स्टेबल होते हैं वो आपकी 20 मिलीमीटर से कम होते हैं, मीडियम का 20.5 से 24.5। वैरायटी आपको दे रखी है, लोहित G27 शॉर्ट स्टेपल के लिए है और मीडियम के लिए आपका रायचूर 51 है। उसके बाद में मीडियम लॉन्ग स्टेबल की बात करता हूं तो 25 से 27 मिलीमीटर है, MCV7 है। लॉन्ग स्टेबल 27.5 से 32 और एक्स्ट्रा लॉन्ग है 32.5। कृष्णा है वो आपके लॉन्ग स्टेबल के लिए, श्वाइन हो गया, सुजाता हो गया, MCU5H4 है वो आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग के लिए है, ठीक है। फाइबर फाइनेंसिस की बात करता हूं तो रेसा महिंद्रा जो आपकी मेजर्ड है वो किस में की जाती है, माइक्रोनारायण में की जाती है। उसके बाद में बात करता हूँ वेरी फाइन होता है वो आपकी इसकी वैल्यू आती है वो वेरी 3 मिलीमीटर से कम, फाइन के अंदर 3 से 3.9, एवरेज के अंदर 4 से 4.9 और कोर्स के अंदर 5 से 5.9 और वेरी कोर्स के अंदर 6 से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में स्पाइन परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ तो कताई क्षमता होती है, मेजर्ड नंबर ऑफ काउंट्स, ठीक है, काउंट्स जो आपके नंबर ऑफ हैक्स, ठीक है, ईच ऑफ 840 यार्ड्स यानी कि 768 मीटर इन 1 पाउंड एरिया जो होता है 454 ग्राम ऑफ कॉटन। एवरेज काउंटेड इंडियन जो आपकी ऑर्डिनरी कॉटन है वो आपका 22 होता है। कॉटन डिफोलिएट्स की बात करता हूं तो कपास में पत्तियां गिरने मतलब पत्ती गिराने वाले जो रसायन होते हैं वो आपका कौन सा होता है, जो आपका ट्राइबी क्या होता है, ट्राइबूफोस। उसके बाद में आपका एंडोथाल, ठीक है। हार्मोन्स की बात करता हूं तो आपका हाइड्रोजोरॉन ड्रॉप और इथेफॉन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका एर्लियोमीटर होता है वो मेजर फाइबर आपका फाइनेंस और मैच्योरिटी को करता है और डिपेंडेंस होता है वो आपका इंडिकेट्स फाइबर थिकनेस को करता है, ठीक है। नेप इज इक्वल टू स्मॉल नोट्स। उसके बाद में ऑयल काउंट्स की बात करता हूँ तो 15 से 25% होता है, बेसिकली जो बीटी कॉटन होते हैं उसके ऑयल की बात करता हूँ, ठीक है।
साइकोसोल की बात करता हूँ तो 500 ppm यूज्ड फॉर द जो आपका कंट्रोल एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ। एनए प्रमोट्स फ्लावरिंग एंड प्रिवेंट्स फ्रूट शेडिंग। उसके बाद में टॉक्सिक पिगमेंट्स की बात करता हूँ तो फेनोलिक और कंपाउंड्स इन कॉटन। गोसिफियल गोस्पोल की बात करता हूँ तो फ्रॉम दी जो आपका क्या बोलते हैं ना इसको, लाइस्टीरियस ग्लैंड्स होता है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं आपका गोसिपोरियोरिन होता है और गोसिप्लेवाइड्स होते हैं, ये आपके टॉक्सिक पिगमेंट होते हैं। गोसिपियल की वजह से, गोसिपोल तो आपने काफी ज्यादा पढ़ा भी होगा, गोसिपोल की वजह से जो आपका टॉक्सिक पिगमेंट्स होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप किसकी एक गांठ का वजन याद करना नेक्स्ट करके जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। ये जो कॉटन वाला चैप्टर था आपका पार्ट था वो कवर हो गया। फाइबर क्रॉप में कॉटन के बाद में हम जूट पढ़ेंगे, तो ये आपका फाइबर क्रॉप खत्म हो जाएगा। या फिर आप इसको कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में भी बोल सकते हैं। उसके बाद में शुगर कैन है, शुगर कैन कवर करने के बाद तो बस एक वो आपका फॉरेस्ट क्रॉप बचेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।